नमस्कार। क्लास 12th कल की कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरह से यशोधर पंत जो है किशनदा के आदर्श का अनुकरण करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि आधुनिकता का जो रंग है उनके सामने उनके पुराने तौर तरीके, उनका परंपरागत व्यवहार जो है वो बहुत ही दकियानुसी सा लग रहा है। और कहीं ना कहीं उनके ऑफिस में भी और कहीं ना कहीं उनके घर पे भी उनको जो है मतभेदों का सामना करना पड़ रहा है। किशनदा के विषय में पता चला कि किशनदा वास्तव में जो उम्र भर कुंवारे ही थे, लेकिन अंत समय में उनका जो देहांत है वो किस प्रकार हुआ उसके विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यानी मृत्यु के नजदीक आने पर व्यक्ति को किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती ही है, चाहे वो अपना जीवन साथी हो या फिर अपने पुत्र या पुत्री। आगे देखिए, यशोधर पंत जो है वो बताते हैं किशनदा के विषय में ही कह रहे हैं कि जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से मौत हो जाती है। यानी सच्चाई और वास्तविकता क्या रहती है, उनकी मौत का क्या कारण होता है, ये किसी को पता नहीं रहता और वो अनजाने में ही इस संसार से इस मृत्यु लोक से स्वर्ग सिधार जाते हैं। इस बात को जानते थे यशोधर जी। बच्चों का होना भी जरूरी है और ये सही भी है कि यशोधर जी के बच्चे क्या कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे, ऐसा संकेत दे रहे थे, जिसके कारण यशोधर जी का बुढ़ापा जो है वो दुखी हो सकता है, संतप्त हो सकता है, उसमें उनको सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन फिर भी यशोधर जी अपने मर्यादा पुरुष किशनदास से सुनी हुई बात नहीं भूलते हैं कि क्या कहते हैं, देखिए, गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यानी अपने जीवन काल में उस व्यक्ति ने जितना भी कार्य किया है, उस जीवन काल में उसने जितना भी कार्य किया है, उस कार्य में जब तक उसकी युवावस्था रही है या जब तक कि उसका गृहस्थ आश्रम रहा है, वहां तक का समय कैसे बीत जाता है, यानी गधा पच्चीसी भागम भाग में पता ही नहीं चलता। लेकिन अंत में उसका जो हश्र होना है, वो हश्र तो वही व्यक्ति जान सकता है कि गधा पच्चीसी में कोई क्या करता है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी इस भागम भाग में क्या चल रहा है, कौन क्या कह रहा है, किसका क्या व्यंग्य है, किससे क्या मतभेद है, इसकी हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है धनार्जन करने में, अपने परिवार का भरण पोषण करने में अपना सारा समय बिता देता है। जब अंत समय आता है यानी वानप्रस्थ आता है, उस वानप्रस्थ आश्रम में उसको समझदारी अपने आप ही आ जाती है, क्योंकि उसने पूरी दुनिया के पूरे जीवन के अनुभव प्राप्त कर लिए होते हैं। इसीलिए कहा गया है क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता था, तथापि किशनदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म की खुराफात की है। यानी युवावस्था के समय हर तरह के कार्यों में अपनी चंचलता दिखाई है। ककड़ी चुराना, गर्दन मरोड़ के मुर्गी को मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना, कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस किशनदा ने नहीं कर रखा। यानी अपनी अपनी जवानी में तो हर कोई अपने हथकंडे अलग अलग तरह के अपनाया ही करता है। यानी अपनी चंचलता वो अपने नियंत्रण में नहीं रख सकता। जो अंदर का उत्साह होता है, जो जोश होता है, जो उमंग होता है, वो उसे इन कार्यों को करने की अपने आप ही मानवगत प्रवृत्ति प्रदान करती है। जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। ये भी किशनदासी विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है। फिक्रा यानी कथन, यानी अधिकतर वो कथन इस कथन को प्रयुक्त किया करते थे और यशोधर बाबू भी इसी कथन को अपने बच्चों के साथ होने वाले प्रसंग में दोहराते थे। कई बार होता है ना बेटा, अपने माता पिता भी, हम जब कुछ कोई अपने सामने गुस्सा कर रहा है तो अपने माता पिता उस समय धैर्य धारण करके मौन हो जाते हैं, लेकिन हमारे से सहन नहीं होता। हम ये कहते हैं कि भाई आपको चुप होने की क्या आवश्यकता, जवाब दे देते। कहते हैं या नहीं कहते? जब अपने माता पिता कहते हैं नहीं बेटा, जब इसका समय आएगा ना, जब ये अपने आप ही चुप हो जाएगा, इसको ये जो व्यंग्य हमें कस रहा है इसको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें उसका कितना भला है और कितना बुरा है। यानी अपने आप पता चल जाता है जब सही समय आता है। उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते तो मैं मैट्रिक में था, तो शायद आज भी मैं गधा पच्चीसी के लंबे दौर से गुजरता। यानी अपनी युवावस्था के हर क्षण को मजे से जी पाता। बेटा जब तक माता पिता का सहारा रहता है तब तक बच्चे उच्छृंखल होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, हर तरह की शरारतों में अपना योगदान देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी पड़ जाती है तो चाहे वो कम उम्र का ही क्यों ना हो, वह जिम्मेदार बन जाता है। वो हर तरह के दायित्व का पालन करने लग जाता है और इसी दायित्व के माध्यम से उसे ये जीवन का अनुभव में मिल जाता है कि समय सब कुछ सिखा देता है ना।
क्या कहते हैं देखिए, कि अगर मेरे पिता भी जिंदा होते जब मैं मैट्रिक में था और आगे भी जिंदा होते तो मैं भी इस गधा बच्ची के लंबे दौर से गुजरता रहता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी ही पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक बाप है तब तक मौज कर ले। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया कहते हैं, तंजिया कहते हैं नहीं, व्यंग्य कह देते हैं, भाई पापा के सानिध्य में है, पिता की छत्र छाया में है, तब तक ऐश कर ले, बाद में जब जिम्मेदारी तेरे कंधों पर आएगी ना तब अपने आप तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पे जो मुस्कान खिल जाती है वो बच्चों को ये प्रकट करती है कि बाप को उनका सनात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है ना। पर उनको जब वो हंसकर ये बात कहते हैं तो बच्चे ये सोचते हैं कि ये पापा हमारे से मजाक ही कर रहे हैं। यशोधर बाबू कभी कभी मन में ये स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन दो के चार करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का ये कहना सही हो सकता है कि बब्बा ने डीटीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की, किंतु समहाउ यशोधर बाबू को किशनदा की ये उक्ति अब भी जचती है कि मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सयाने तो उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी है तब तक सरकारी क्वार्टर है और रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, बस अपना तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बच्चे ये कहते थे कि जब तक पापा को डीडीए का फ्लैट मिल रहा था और पापा ने पैसा नहीं भरा, ये पापा के जीवन की भयंकर भूल थी। भाई आस पड़ोस के लोग भी उनको इस चीज के लिए उकसाते होंगे, क्योंकि बच्चे घर में जो चीजें नहीं सीखते आसपास के पड़ोसियों से सुन सुनकर उन बातों का उनके ऊपर भी असर होने लगता है। गांव का पुश्तैनी घर वो तो टूट फूट चुका, उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर वहां बसना, उसकी मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना। सही है ना, ये कौन कहते थे बात, ये बच्चे कहते थे। ये सारी बातें यशोधर बाबू भी अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चे बहस में जब ये तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब नहीं देते बनता। यानी बच्चे कहते हैं भाई पुराना घर है, कोई एक व्यक्ति का तो है नहीं, कईयों का उस पर हक है, फिर वहां जाकर रहोगे, फिर उसकी पूरी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लोगे, फिर बाहर बेकार के इन झगड़ों में पड़ने से क्या मतलब है। हालांकि वो भी इस चीज को स्वीकार करते हैं लेकिन फिर चुप हो जाते हैं। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले ही सरकारी नौकरी में आ जाएगा, क्वार्टर फिर से उनके परिवार के पास बना रहेगा। अब भी पत्नी के द्वारा भविष्य का जब भी प्रश्न उठाया जाता है तो यशोधर बाबू इसी संभावना को रेखांकित कर देते हैं। यानी पत्नी जब भी बैठी अपने पति के साथ एकांत में बात कर रही होती है और यही कहती है कि आगे भविष्य हम कहाँ रहेंगे, आप रिटायर हो जाओगे तो ये क्वार्टर तो हमसे छीन लिया जाएगा, तो यशोधर बाबू उसको यही दिलासा देते हैं, आश्वासन देते हैं कि कभी ना कभी तो हमारे बच्चे सरकारी नौकरी में आएंगे, तो सरकारी नौकरी के बाद हमें एक क्वार्टर फिर से मिल जाएगा। जब पत्नी कहती कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को हर तरह से सोचना चाहिए, तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते कि सब तरह से सोचने वाले हमारी बिरादरी में नहीं होते, उसमें तो एक की तरह से सोचने वाले ही होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंस देते हैं। भाई हम जिस तरह की सोच रखते हैं हमारी फैमिली भी उस तरह की सोच रखती है, जो हमसे अलग सोच रखता है वो हमारी कम्युनिटी का हो ही नहीं सकता, वो हमारी बिरादरी का हो ही नहीं सकता। जितना इस लोग की जिंदगी यशोधर बाबू को यह नकली हंसी हंसने के लिए मजबूर कर रही थी, उतना ही वो परलोक के बारे में भी उत्साही होने का यत्न कर रही थी। मैंने आपको बताया कि गृहस्थ आश्रम की जिम्मेवारी से अब वो वहां से निजात पाना चाहते थे, अब गृहस्थ आश्रम से सीधा वानप्रस्थ में जाना चाहते थे और वानप्रस्थ से सिद्ध सन्यासी बनने की कोशिश कर रहे थे। यानी धीरे धीरे वो अपने ईश्वर की आस्था में मन लगाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बिड़ला मंदिर की ओर तेज कदम बढ़ाए, लक्ष्मी नारायण के आगे हाथ झुकाए, अस्सी का फूल यानी किसी फूल का नाम है, चुटिया में खोसा यानी अपने बालों में लगाया और पीछे से उस प्रांगण में जा पहुंचे जहां एक महात्मा जी गीता पर प्रवचन दे रहे हो, यानी वहां जाकर के प्रवचन सुना करते थे। अस्सी का फूल देखिए यहाँ नीचे शब्दार्थ में दिया गया है कि भगवान के चरणों में चढ़ाया गया प्रसाद के रूप में दिया गया वो फूल, जिसे वो स्वयं अपने चुटिया में, यानी ब्राह्मण थे तो सिर पर चोटी भी धारण किया करते थे, उसके अंदर उसको धारण कर लेते थे। अफसोस आज का प्रवचन सुनने में यशोधर जी का मन खासा नहीं लगा। सच तो ये है कि वो भीतर ही भीतर बहुत ज्यादा धार्मिक और कर्मकांडी है ही नहीं, यानी दिखावा नहीं आता उनको। ठीक है, हाँ इस संबंध में अपने मर्यादा पुरुष किशनदा द्वारा स्थापित मानक हमेशा उनके सामने रहते हैं। कौन से मानक, यानी कई ऐसी आदर्शपूर्ण बातें
जैसे जैसे उम्र ढल रही है वैसे वैसे वह भी किशनदा की तरह रोज मंदिर जाना, शाम की पूजा में मन लगाना, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों को पढ़ना, इस प्रकार के प्रयास करने लगे। अगर कभी उनका मन शिकायत करता तो इन सब में नहीं लग पा रहा हूँ, तो वो उनसे कहते कि भाई लगना चाहिए, यानी मन से भी मन को एकाग्र करने की कोशिश करते। अब तो माया मोह के साथ साथ भगवत भजन को भी थोड़ा स्थान देना होगा कि नहीं। नई पीढ़ी को देकर के राजपाट तुम जब लग जाओगे बाट वन प्रदेश की, तो जो करते हैं जैसा करते हैं करें, हमें तो बस इस वर्ल्ड की नहीं बल्कि इस लाइफ की ही नहीं चिंता कर उनकी उसकी चिंता करनी चाहिए। उसकी किसकी? ईश्वर के प्रति आस्था की। यानी ना तो ये संसार है ना हमारा जीवन है, सब कुछ नश्वर है। वैसे अगर बच्चे सलाह मांगे, अनुभव का आदर करें तो अच्छा लगता है, अब नहीं मांगते तो ना मांगे। बेटा कई बार ऐसा होता है कि जब घर के अंदर बड़े बुजुर्ग जो होते हैं या घर का जो मुखिया होता है, वो मुखिया अपने अपने उम्र के एक पड़ाव पर आता है और वो अपने अनुभव जो है अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ साझा करते हैं, और ये अनुभव जो है आने वाली पीढ़ी अपने एक मार्गदर्शन के रूप में काम में लेती है, तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उनके द्वारा दिए गए अनुभवों को वो क्या करते हैं, वो दकियानुसी विचार मानते हैं, और इन दकियानुसी विचारों के साथ वो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहती, उनको अपनाना नहीं चाहते। तो वो जो बुजुर्ग है वो अपने आप को वेस्टेज के रूप में समझने लगता है, व्यर्थ पदार्थ के रूप में समझने लगता है, ऐसा लगता है मानो वो अब उनके लिए काम का ही नहीं रहा। यशोधर बाबू ने फिर अपने आप को झिड़का कि ये भी क्या हुआ कि मन को समझाने के लिए फिर भटक गई। गीता के महिमा सुनो, यानी फिर से वो प्रवचन में मन लगाने लगे, सुनने लगे, मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। जनार्दन यानी श्री कृष्ण, और जनार्दन कौन? इनके खुद के जीजा जी का नाम। किसके? यशोधर पंत के। परसों ही कार्ड आया कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें ये भी ख्याल आया कि ये प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को तो पसंद ही नहीं आएगा। सारा का सारा संयुक्त परिवार बिखर गया। पत्नी और बच्चों की ये धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा जो लगाव है वो आर्थिक दृष्टि से मूर्खतापूर्ण है, यानी जाने में पैसा खर्च होगा, अगर जरूरत पड़ी तो उनके ट्रीटमेंट में, उनके इलाज में, उनके दवा दारू में पैसा लगाना पड़ेगा। किसी के साथ मिलने के लिए आप गए हो, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत अपनी जेब खर्च करनी ही पड़ेगी, और पत्नी और बच्चे उनका इस तरह का प्रयास जो है वो मूर्खतापूर्ण समझ रहे थे। यशोधर जी खुशी और गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी तो समझते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे भी इस पारिवारिकता के प्रति उत्साही हों। बच्चे क्रोधित हो जाते। अभी उस दिन तो हद ही हो गई। कवाऊ बेटे ने ये कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए तो पैसे मैं नहीं दूंगा। यशोधर बाबू को ये कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे पप्पा की इतनी साख है कि 100 रुपए उधार ले सके, यानी मार्केट में इतनी वैल्यू है भाई, किसी से उधारी लेकर के मैं काम चला सकता हूँ और अपनी बहन की मदद कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों ने देने से इनकार कर दिया। देखिए क्या कहते हैं यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैंप ही देखा ठहरा, यानी हमारी तो पैठ जो है वो पूरा मार्केट में, पूरे मार्केट या बाजार में या पूरे जो ऑफिस है उसमें हमारा तो सैंप ही ऐसा देखा ठहरा, यानी हर लोगों को पता है कि मेरा कितना रुबाब है, मेरा कितना प्रभाव है। हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ नहीं है। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गई। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ यशोधर जी कुछ देखते, परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही दिल्ली आ गई, यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है। पत्नी आग्रह पूर्वक कहती कि कुछ नहीं तो तुम अपने उन किशनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते। तो किशनदा को जो भी मालूम था, भाई आपने उनसे जो जीवन के अनुभव लिए उनको खुद आप अपनी आंखों से देखते ना, तो बात होती कि भाई किशनदा जो बात कहते हैं वो बिल्कुल सही है। वह उनके पुराने गवाही लोगों से सीखा हुआ ठहरा, यानी जो पुराने गवार लोग थे वो इस तरह की बातें कहते थे जो किशनदा ने कही थी। आपने अपने जीवन में अपने जीवन के अनुभव से क्या प्राप्त किया, जिसको आपने खुद ने देखा, अनुभव किया, वो ही चीजें आपका वास्तविक अनुभव है। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं जो वो असल बात जान पाते कि कौन से रिवाज निभते हैं कौन से नहीं। पत्नी का कहना है कि किशनदा तो थे ही जन्म के बूढ़े, तुम्हें क्या सुर लगा जो उनका बुढ़ापा खुद ओढ़ने लग गई हो, तुम शुरू में ही ऐसे नहीं थे।
शादी के बाद मैंने तुम्हें देखा जो क्या नहीं रखा, मैंने तुम्हें देख जो क्या नहीं रखा है। हफ्ते में 2-2 सिनेमा देखने थे, गजल गाते थे, गजल गजल हुई और सैगल के गाने। यानी तुम इतने रंगीन मिजाजी व्यक्ति थे। अब तुम किशन दा का ये कौन सा लिबास पहन रही हो भाई? क्यों फालतू इस तरह का ढोंग, इस तरह का वो जो नाटक है तुम कर रहे हो। यशोधर बाबू स्वीकार करते कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो समझते थे कि उम्र के साथ साथ बुजुर्गियत आना भी सही है। पत्नी से वो कहते कि जिस तरह तुमने बुढ़िया काल में ये बगैर बगैर बाह का ब्लाउज पहना है, ये रसोई के बाहर खड़ी होकर के तुम दाल भात खाती हो, ये ऊंची हिल वाली सैंडल पहनती हो, और ऐसे ही 50 काम अपनी बेटी की सलाह पर तुमने शुरू कर दिए हैं, वे तो मुझे वास्तव में सम हाउ इम्प्रॉपर ही मालूम होते हैं। एनीवे, मैं तुम्हें ऐसा करने से रोक नहीं रहा। देयरफॉर तुम लोगों को भी मेरे जीने के ढंग पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। भाई जैसे तुम रहन सहन अपना रही हो, मैं तुम्हें रोकता टोकता नहीं हूँ, तो तुम्हें भी मेरे आचरण और व्यवहार में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। यशोधर बाबू को धार्मिक प्रवचन सुनते हुए भी अपना पारिवारिक चिंतन में ध्यान डूबा रहना अच्छा नहीं लगा। सुबह शाम संध्या करने के बाद जब थोड़ा ध्यान लगाने की कोशिश करते, तब भी मन किसी परम सत्ता में नहीं बल्कि परिवार में ही लीन हो जाता। यशोधर जी चाहते कि ध्यान लगाने की सही विधि सीखे, और साथ ही वो अपने अपनों से भी यही कहते थे कि परहैप्स कैसी ऐसी चीज के लिए रिटायर होने के बाद का समय ही प्रॉपर ठहरा। वानप्रस्थ के लिए प्रेस्क्राइब ठहरी ये चीजें। वानप्रस्थ के लिए यशोधर बाबू का अपना पुश्तैनी गांव जाने का इरादा है, रिटायर होकर फॉर फॉर फ्रॉम द मैंडिंग क्राउड समझे, यानी मतलब किसी ना किसी तरह से इस भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग रह करके शांत इलाकों में ध्यान की प्रवृत्ति को आजमाते हुए अपने मन को शांति पहुंचाने की कोशिश करना। इस तरह की तमाम बातें जो है यशोधर बाबू पैदाइशी बुजुर्ग वर्ग किशनदा के शब्दों में और उनके ही लहजे में कहा करते थे, और कहकर उनकी तरह ही एक झप्पी सी हल्की सी नकली सी हंसी हंस देते थे। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे, यशोधर बाबू हर बार नियम से शाम को उनके दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचते। स्वयं किशनदा हर सुबह सैर से लौटते हुए अपने इस मानस पुत्र के क्वार्टर में झांकना और हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना बाहू, ऐसा कहना कभी नहीं बोलते थे। यानी उनका मन से थोड़ा लगाव था, और मन से लगाव होने के कारण किशनदा भी जो है मॉर्निंग वॉक से जब लौट रहे होते थे तो उनके क्वार्टर में झांक करके ये तकिया कलाम बोलना नहीं बोलते थे, ये कहावत बोलना नहीं बोलते थे कि हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। भाई अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो भाई जल्दी सो जल्दी उठो, तभी आप इस तरह से बनोगे। जब यशोधर बाबू दिल्ली आ गई तो उनकी सुबह थोड़ी देर से उठने की आदत बनी। किशनदा ने उन्हें रोज सुबह झकझोर कर उठाना और साथ में सैर पर ले जाना शुरू किया, और ये मंत्र दिया कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जब यशोधर बाबू अलग क्वार्टर में रहने लगे तो अपनी गृहस्थी में डूब गए। तब किशनदा ने ये देखते रहना जरूरी समझा कि बाबू यानी मेरा बच्चा सवेरे जल्दी उठता है कि नहीं। यशोधर बाबू को ये अच्छा लगता था कि उन्हें कोई भाऊ कहता है। हर सवेरे किशनदा से अनुरोध करते थे कि चाय पीकर ही जाएं। किशनदा कभी कभी इस अनुरोध की रक्षा कर देते। यशोधर बाबू ने किशनदा को घर और दफ्तर में विभिन्न रूपों में देखा, लेकिन किशनदा की जो छवि उनके मन में बसी हुई थी वो सुबह की सैर को निकले किशनदा ही है। कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन पहने, सिर पर गोल विलायती टोपी और पांवों में देशी खड़ाऊ धारण किए हुए, हाथों में वही कुत्तों को भगाने के लिए एक छड़ी हाथ में लिए हुए। जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्य या उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका पूरी निष्ठा से निभाई। किशनदा के चले जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की, और इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को भी नाराज कर दिया। देखिए, घर में होली गंवाना, जनियों पुनियों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर में आमंत्रित करना, जनेऊ संस्कार होता है ना। रामलीला की तालीम के लिए क्वार्टर का एक कमरा दे देना, वही तालीम के लिए, रामलीला की तैयारी करने के लिए। जब भी दशहरा नजदीक आता और दिवाली नजदीक आती, रामलीला की तैयारी होती, और उनके लिए अपना क्वार्टर का एक रूम दे देना। ये कई ऐसे काम थे जिनकी वजह से यशोधर बाबू ने किशनदा से ये काम विरासत में सीखे थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों को ये कार्य, इन कार्यों पर होने वाला खर्च, वहां होने वाला शोर, हर चीज नापसंद थी।